हे एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गौरव और स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के ही टॉपिक्स को। तो अभी हम लोग अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस देखने वाले हैं। यानी अब फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास लाइक चार्जेस का। यानी हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, यानी दोनों का मतलब नेचर जो होगा सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होगा। तो इस केस में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, प्लस Q1 प्लस Q2। अब ये दोनों फिक्स्ड है, मतलब इन दोनों को यहाँ से मतलब मूव नहीं करा सकते हैं। अब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज या तो पॉजिटिव प्लस Q हो सकता है या फिर निगेटिव माइनस Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता करना है कि इस पॉजिटिव प्लस Q या निगेटिव माइनस Q को कहाँ पे रखें। इन दोनों के बीच को जो अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस को अगर ज्वाइन करते हैं एक लाइन के थ्रू, तो ये जो लाइन बनेगा इस लाइन पे किस पोजीशन पे रखा जाए इन चार्जेस को कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो जाए। तो अब नेट फोर्स ज़ीरो करना है तो देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। फर्स्ट केस में पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज के केस में होगा क्या, पहले मतलब इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक सेगमेंट ये हो गया, सेकंड सेगमेंट अपना ये हो गया और थर्ड सेगमेंट कुछ ये हो गया। फर्स्ट सेगमेंट में देखते हैं, अगर चार्ज यहाँ पे हो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज, अगर प्लस Q चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो होगा क्या, इस पॉजिटिव प्लस Q चार्ज के कारण इस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। चूँकि दोनों ही सेम नेचर के चार्ज हैं यानी रिपल्सन होगा इस केस में। रिपल्सन के केस में फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ और इस प्लस Q1 चार्ज के कारण अगर नेट फोर्स देखें इस पॉइंट चार्ज पे तो ये भी पॉजिटिव, यानी इस केस में भी इस पे जो नेट फोर्स होगा कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों ही चार्जेस के कारण, दोनों जो फिक्स्ड चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस के कारण ये जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स उस डायरेक्शन में हो गया। यानी यहाँ पे रुक ही नहीं सकता है। अगर हम इसको इसके बाद इस पॉइंट के बाद कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रखे इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा क्योंकि नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में है। अब सेकंड फेज में आकर देखते हैं, पहले थर्ड फेज देख लेते हैं। तो सिमिलरली जैसा इस फेज में हुआ, मतलब इस वाले फेज में जैसा हुआ वैसा ही इसमें भी होने वाला है। होगा क्या, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं प्लस Q, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे इस प्लस Q1 चार्ज के कारण नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, लाइक चार्जेस रिपेल। तो यानी दोनों लाइक चार्ज हैं यहाँ पे, तो रिपल्सन का केस यहाँ पे होगा। सिमिलरली ये जो प्लस Q2 चार्ज है, इस प्लस Q2 चार्ज के कारण अगर इस स्मॉल Q चार्ज पे नेट फोर्स देखें तो इसके कारण भी, चूँकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस केस में भी रिपल्सन होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर। तो अगर इस पे नेट फोर्स देखें इन दोनों चार्जेस के कारण तो कुछ इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी इस केस में भी अगर इस वाले पोर्शन में कहीं पे भी रखते हैं, इधर लेफ्ट में कहीं पे भी रखते हैं, तो इस पे नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा और कुछ ना कुछ मतलब नेट फोर्स होगा ही, नॉन जीरो होगा नेट फोर्स। तो नॉन जीरो होने के कारण यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है। यानी ये दो पोर्शन, इधर लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन में तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, नॉन जीरो। तो अब ये मतलब इधर का पोर्शन और उधर का पोर्शन इक्विलिब्रियम में कभी हो नहीं सकता है। अब हमारे पास थर्ड पोर्शन ये बचा, अब इसमें देखते हैं। तो ये फर्स्ट केस था हमारे पास लाइक चार्जेस का, यानी कि ये दोनों फिक्स्ड चार्ज जो है वो लाइक चार्ज है। थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में अगर हम यहाँ कहीं रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है समथिंग अ स्मॉल Q, तो इसके कारण इस प्लस Q1 चार्ज के कारण अगर नेट फोर्स देखे तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इस Q2 के कारण रिपल्सन यहाँ पे होने वाला है, तो इस Q2 के कारण भी ये भी पॉजिटिव, इसके कारण भी रिपल्सन होने वाला है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। यानी यहाँ पे देखे तो आपस में बैलेंस एक दूसरे को कर सकते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम कहीं होगा तो इसी पोर्शन, जो ये अपना थर्ड पोर्शन जो है, इसी पोर्शन में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होगा। अब इसको फाइंड आउट कैसे करें, इक्विलिब्रियम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इक्विलिब्रियम का केस होता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए।
अब नेट फोर्स जीरो करने का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट चार्ज है प्लस Q1 और ये सेकंड चार्ज है प्लस Q2, इन दोनों चार्ज के कारण नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसका जो समेसन होगा वो जीरो के बराबर होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसके कारण जो प्लस Q1 के कारण इस डायरेक्शन में राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस करेगा इस Q2 चार्ज के कारण जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस आउट करेगा। तो अब यहाँ इसका FBD बना है इस प्लस Q चार्ज का, तो ये हो गया अपना प्लस Q चार्ज। अब इस Q1 चार्ज के कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी ये हो गया फोर्स ऑन अ स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q1, ये हो गया इस डायरेक्शन में। और इस Q2 चार्ज के कारण देखिए, तो इस Q2 चार्ज के कारण इस पर नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये डायरेक्शन अपना हो गया, यानी इस पर ये देखें FBD, इस पर इसका FBD बना है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन अ स्मॉल q ड्यू टू Q2 होगा। ये दो फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब इन दोनों फोर्स को बैलेंस करें, अगर ये स्मॉल चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स जीरो होने वाला है, यानी ये फोर्स जो है इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, फोर्स ऑन q ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू Q2। ये हो गया अपना कंडीशन इक्विलिब्रियम का। तो अब कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैसे, कूलम्ब्स लॉ से ही फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स का कैलकुलेशन यहाँ पे फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू Q1 होगा K स्मॉल q इंटू Q1 ओवर इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो अगर इसको अभी हम समथिंग R1 या फिर X अज्यूम कर लें, या R1 अज्यूम करते हैं यहाँ पे, ये अपना प्लस Q चार्ज है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो D दिया हुआ है पहले से ही, हो गया D अपना, यानी Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D दिया हुआ है। अब जो स्मॉल चार्ज Q है इसका Q1 से डिस्टेंस समथिंग R1 ले लेते हैं, R1, और इसका जो Q2 से डिस्टेंस हो जाएगा वो कुछ R2 ले लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ये भी है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू D, यानी R1 प्लस R2 जो होगा वो इस D के बराबर होगा। R1 प्लस R2 इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो है, तो ये R1 प्लस R2 इस D के बराबर होने वाला है। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है, इसको 1 अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन 1। अब यहाँ से अगर फोर्स कैलकुलेट करें इस स्मॉल q चार्ज पे Q1 के कारण, तो यहाँ पे हो गया K स्मॉल q कैपिटल Q1 ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल R1 स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन q ड्यू टू Q2 अगर कैलकुलेट करें तो ये बराबर होगा K स्मॉल q कैपिटल Q2 ओवर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R2 का होल का स्क्वायर। ये हो गया इन दोनों के कारण नेट फोर्स। अब इसको अगर इक्वेट करें, मतलब ये चूंकि ये दोनों जो है आपस में बैलेंस करने वाले हैं तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो इन दोनों को इक्वेट करना होगा। तो जब इसको अगर इक्वेट करें तो हमारे पास आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q1 ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्मॉल q कैपिटल Q2 ओवर R2 स्क्वायर। K Q तो कैंसल आउट हो गया यहाँ पे, यानी Q1 ओवर Q2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। यानी अगर यहाँ से देखें R1 ओवर R2 कैलकुलेट करें, R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर Q1 ओवर Q2। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गया। तो दो इक्वेशन हमारे पास अभी मौजूद हैं, एक इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये हो गया और फर्स्ट इक्वेशन ये है, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू D है, और R1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर Q1 ओवर Q2 इंटू R2। अब R1 का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो ये R2 के टर्म में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा R2 प्लस R1 की जगह पे इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं रूट अंडर Q1 प्लस Q2 इंटू R2 इज इक्वल्स टू D, और यहाँ से R2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस रूट अंडर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू D, यानी R2 इज इक्वल्स टू D ओवर 1 प्लस रूट अंडर Q1 प्लस Q2। ये हो गया अपना R2। अब R2 डिस्टेंस पता है, अब इस R2 का वैल्यू इसमें पुट कर दे तो R1 यहाँ पता चल जाएगा, या फिर इस R2 का वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं तो यहाँ से भी R1 आ जाएगा अपना। तो ये हो गया R1 और R2 कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से।
अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिला वो है कि अगर यहाँ पे देखें तो R1/R2 इज इक्वल टू रूट अंडर Q1/Q2 आ रहा है। यानी इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर Q1, यानी सॉरी इसको लिख सकते हैं R जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज का, मतलब ये जो स्मॉल चार्ज है दोनों में से किसी भी चार्ज का, वो R इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर Q, जो भी चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से डायरेक्टली ही हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू रूट अंडर Q1/Q2 आ रहा है। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी देखें तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर चार्ज, जो भी चार्ज Q है। अब मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है उसका, मतलब इस अगर जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, उस टेस्ट चार्ज का फिक्स्ड चार्ज से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें या डिस्टेंस देखें तो वो प्रोपोर्शनल होगा ये जो फिक्स्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर Q आ रहा है। यानी अगर देखें, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर Q आ गया। यानी ये जो डिस्टेंस होगा इस टेस्ट चार्ज का इन दोनों में से किसी भी फिक्स्ड चार्ज से, वो इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो उस केस में R1 ज़्यादा होगा, यानी R1 बड़ा होगा, तो ये जो चार्ज होगा कुछ इस इधर की तरफ, मतलब यहाँ पे इस चार्ज को रखेंगे तब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। सिमिलरली अगर देखें, अगर ये Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो Q2 का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो ये R2 ज़्यादा होता। R2 ज़्यादा होता यानी सेंटर से कुछ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता। ये R2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R2 हो जाता उस केस में, और यहाँ से यहाँ का R1। यानी जो भी लेसर चार्ज होगा उसके तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड होगा। यानी अगर यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम होता तो उस केस में R1 का वैल्यू R2 से कम होता, और R1 का वैल्यू R2 से अगर कम है यानी R1 कम है R2 के, यानी ये जो स्मॉल q चार्ज है वो इस Q1 के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू दिस Q2। तो यहाँ पे हमें ये पता चला, यहाँ पे हम एक चीज़ ये भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पे एक नोट आ गया हमारे पास कि जो भी चार्ज जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो ज़्यादा शिफ्टेड होगा लेसर चार्ज वाले मैग्नीट्यूड की तरफ, मतलब सॉरी लेसर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ शिफ्टेड होगा। तो अब अगर हमारे पास यदि देखें इसका डायग्राम अगर फिर से बनाएं तो यदि हमारे पास एक कैपिटल Q1 चार्ज होता और एक यहाँ पे कैपिटल Q2 चार्ज होता। अब अगर हमारे पास Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो अब चूंकि Q2 का मैग्नीट्यूड कम है एज़ कम्पेयर टू Q1, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर इससे कम है तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो Q2 की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा। यानी अगर ये समथिंग मिड पॉइंट अगर इन दोनों का होगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट चार्जेस का अगर ये मिड पॉइंट हो, तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा समथिंग इस इधर की तरफ शिफ्टेड होगा ज़्यादा। यानी ये जो अगर ये R2 है और ये R1 है तो इस केस में R2 भी लेस देन R1 होगा। फर्स्ट केस ये हो गया। अब दूसरा केस है कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम होता Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो उस केस में होता क्या, अगर मिड पॉइंट ए है तो इस केस में अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता इधर शिफ्टेड होता। क्यों? क्योंकि इस Q1 के करीब इक्विलिब्रियम पोजीशन अब होता तो इधर कहीं शिफ्टेड होता। तो इस केस में हो जाता यहाँ से यहाँ का R1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2, और इस केस में हो जाता R1 इज लेस देन R2। तो जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उधर इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो एक आप नोट ये भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नियरर टू द लेसर चार्ज, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है वो लेसर चार्ज के नज़दीक होगा। तो इस नोट को आप लोग लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नियरर टू द लेसर चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं
मतलब एक और एनालिसिस इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसा कि अभी टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव लेकर चले थे, मतलब फिक्स चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये दोनों तो फिक्स चार्ज ही था। अपने पास ये जो प्लस Q1 था और ये Q2, ये दोनों फिक्स चार्ज, ये भी फिक्स चार्ज ही था। अब इन दोनों चार्ज को अगर मतलब देखें तो ये दोनों फिक्स ही था। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेकर चले थे, यानी जो हमारे पास टेस्ट चार्ज था वो पॉजिटिव था इस केस में, तो रिपल्सन हो रहा था। अब एक बार निगेटिव अज्यूम करके चलते हैं, तो अगर माइनस क्यू चार्ज हमारे पास होता तो माइनस क्यू चार्ज के केस में भी इस वाले पोर्शन में अगर देखें तो इस वाले पोर्शन में चूंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण भी कुछ इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। यानी नेट फोर्स देखें इस वाले पोर्शन में, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी इधर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। सिमिलरली अगर इधर देखें तो अगर यहाँ पे अपना माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस Q1 चार्ज के कारण अगर इस पर फोर्स कैलकुलेट करें या देखें तो चूंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स होगा, और इस Q2 चार्ज के कारण भी इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, अट्रैक्शन होने वाला है। यानी नेट फोर्स अगर देखें तो कुछ इसी डायरेक्शन में आ गया, तो इस केस में भी इधर मूव कर जाने वाला है। यानी इस केस में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन जब भी होगा तो इसी ये जो बीच वाला सेगमेंट है इसी सेगमेंट में हो सकता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो टेस्ट चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो इसका एक ये भी मतलब तर्क हम लोग दे सकते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वहीं पे होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण, इन दोनों चार्ज का ही प्रॉपर्टी होगा, मतलब इन दोनों चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर टेस्ट चार्ज कुछ भी हो, मतलब किसी भी साइन का हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेट फोर्स जो होता है वो समथिंग Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE के बराबर होता है। तो अगर E जीरो हो जाए, E अगर जीरो हो जाए तो Q का साइन कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स जीरो ही होने वाला है। तो उस केस में देखेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इस टेस्ट चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेकेंड नोट आप ये भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नोट था अपना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नियरर टू द लेसर चार्ज, और सेकेंड नोट है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड ऑन साइन ऑफ टेस्ट चार्ज। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो टेस्ट चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया, आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड जो है हमारे पास वो अनलाइक चार्ज का केस है, मतलब हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस होंगे इस केस में, बी अनलाइक चार्जेस। तो अभी इस केस में है क्या, इसमें होगा कि अपने पास एक प्लस Q1 चार्ज है और दूसरा माइनस Q2 चार्ज है, यानी दोनों का साइन ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इस केस में भी देखें तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस बोल सकते हैं वो D के बराबर है यहाँ से यहाँ का। अब हमें इस केस में भी नेट मतलब ये फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा कहाँ पे, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो अब इस केस में भी चूँकि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो डिपेंड करने वाला नहीं है टेस्ट चार्ज के साइन पे, तो पॉजिटिव चार्ज को ही लेके चलते हैं। वैसे आप निगेटिव को भी देखिएगा तो इसमें भी वही होने वाला है, बट इस केस में अभी हम लोग पॉजिटिव को ही लेके चलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जीरो होने वाला है वहाँ पे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। तो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ले या निगेटिव ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं। तो इस केस में भी अगर देखें हमारे पास तीन सेगमेंट बना, एक सेगमेंट इधर का लेफ्ट वाला सेगमेंट, एक सेगमेंट इधर का राइट वाला सेगमेंट, और एक सेंटर वाला जो पोर्शन बचा वो, यानी इसमें भी तीन सेगमेंट बना।
देखते हैं फर्स्ट सेगमेंट में, मतलब इसमें देखते हैं अगर हमारे पास समथिंग प्लस क्यू चार्ज हो, तो इस केस में अगर देखें तो इसके कारण, इस वाले Q1 के कारण, अगर पहले सेंटर वाले में देख लेते क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर ही आता है तो फिर वो आपको थोड़ा, तो इस सेंटर वाले पोर्शन में देख लेते हैं। तो सेंटर वाले पोर्शन में होगा क्या, सेंटर वाले पोर्शन में यहाँ पे अपना प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण अगर इस प्लस Q1 चार्ज के कारण इस पर नेट फोर्स देखे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स। और इस माइनस Q2 के कारण इस पर नेट फोर्स अगर देखें तो उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो इस केस में अट्रैक्शन होने वाला है। अट्रैक्शन होने के कारण इस पर नेट फोर्स उधरी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर नेट फोर्स देखें तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर ही हो जाएगा। यानी इस पोर्शन में हम कहीं पे भी रखें, ये रेस्ट पे चार्ज रहने वाला नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स कुछ ना कुछ उधर की तरफ इस पे लग जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। अब या तो इस वाले पोर्शन में करेगा या इस वाले पोर्शन में करेगा। अब ये डिपेंड करेगा इस Q1 और Q2 के चार्ज, Q1 और Q2 का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं एक नोट लिखवाया था, उसमें बताया था कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो लेसर चार्ज के नज़दीक होगा। मतलब जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उधर, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन उसके करीब ज़्यादा होगा। तो अगर इस Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता, यानी मॉड ऑफ Q1 इज़ लेस देन मॉड ऑफ Q2 होता, तो इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ इस वाले पोर्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तब देखें तो इस Q1 से इसका सेपरेशन एज कम्पेयर टू इस Q2 से कम होता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे मान लेते हैं तो ये R1 हो गया अपना, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये R2 है। तो जाहिर है इस केस में R1 जो है R2 से कम है, तो इस केस में R1 इज़ लेस देन R2 होगा। यानी अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम होगा तो इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन इस Q1 के साइड में मतलब एग्जिस्ट करेगा। और अगर इस Q2 का मैग्नीट्यूड इस Q1 से कम होगा तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो Q2 के साइड में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर कम है तो इसके करीब ज़्यादा होगा। तो फाइंड आउट करते हैं। अभी हम किसी एक को भी अज्यूम कर लेते हैं, अभी किसी को भी आप अज्यूम कर लो, बाकी इसके बाद फिर हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो अभी किसी एक को भी अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं अभी। तो अभी ये हो गया अपने पास प्लस Q1 और ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ Q2। तो अभी Q2 का ही मैग्नीट्यूड हम लोग, यानी Q2 का मैग्नीट्यूड जो है वो Q1 से छोटा है। तो अभी ये देख लेते हैं, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ इधर एग्जिस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। अब इस प्लस Q चार्ज पे देखें तो इस प्लस Q चार्ज पे इसके कारण, इस माइनस Q2 के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा इस Q2 के कारण नेट फोर्स। यानी ये हो गया अपना फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q2। और अगर इस पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अपना d दिया हुआ है पहले, और इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2 अज्यूम करते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वैसे d प्लस R2 हो गया, लेकिन आप R1 भी इसको अज्यूम कर ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 हो गया। अब एक रिलेशन अपने पास यहाँ पे होगा R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू D। एक रिलेशन ये हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो D प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 होने वाला है, यानी D प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 होने वाला है। यानी यहाँ से आ गया R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू D। यही इक्वेशन अपने पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। यानी अब इस प्लस Q1 चार्ज के कारण इस पे फोर्स देखें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव ही चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर कुछ होगा, यानी ये हो गया फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू Q2। अब इसका FBD बनाएं अगर इधर कहीं, तो ये हो गया अपना स्मॉल q चार्ज, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स है फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू Q2, और इस डायरेक्शन में फोर्स है फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू Q1। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं आपस में बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो अगर इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, फोर्स ऑन Q
सॉरी फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू ड्यू टू Q2। ये दोनों बराबर होने वाला है। अब इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कूलम्ब्स लॉ अपना। तो कूलम्ब्स लॉ से अगर देखें, फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू ड्यू टू Q1 ये हो जाएगा अपना K इंटू स्मॉल क्यू इंटू Q1 ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मतलब इन दोनों का जो सेपरेशन है वो R1 के बराबर है ओवर R1 स्क्वायर। और इस के कारण फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू Q2 इज इक्वल्स टू K स्मॉल क्यू Q2 ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2 स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। अब बैलेंस करने वाले हैं करके देख लेते हैं एक बार। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो अपने पास आएगा K स्मॉल क्यू कैपिटल Q1 ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्मॉल क्यू कैपिटल Q2 ओवर R2 स्क्वायर। के क्यू तो ख़त्म हो गया, यानी इस केस में भी Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ गया यहाँ पे भी R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर Q1 ओवर Q2। ये हो गया अपना R1 और R2 में रिलेशन। तो एक तो R1 R2 में रिलेशन यहाँ से आया, दूसरा रिलेशन यहाँ से आया। अब इन दोनों रिलेशन का यूज करके फिर से हम R1 और R2 फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा पिछले केस में फाइंड आउट किए थे। तो ये हो गया अपना। तो इस केस में भी यहाँ पे हम लोग देखने को यही मिलता है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो लेसर चार्ज के ज़्यादा करीब होगा। तो ये पॉइंट जो है 2 पॉइंट था, मतलब एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन लेसर चार्ज के करीब होगा और दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो टेस्ट चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये 2 बातें याद रखनी थी। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक हमारे पास +9Q चार्ज है और दूसरा -Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो समथिंग d है। अब इसमें हमें ये हो गया अपना इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने के बाद, यानी A चार्ज +9Q और दूसरा चार्ज -Q है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा कहाँ पे। तो अब 2 बातें याद रखनी थी। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी होगा वो लेसर चार्ज के ज़्यादा करीब होगा, दूसरा कि वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो या तो हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यू मान के चले या फिर निगेटिव क्यू मान के चले, तो दोनों ही केसेस में मतलब सेम ही आने वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब सबसे पहला जो हमें यूज़ करना था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो लेसर चार्ज के ज़्यादा करीब होगा। तो लेसर चार्ज अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये यहाँ पे होने वाला है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है, अनलाइक चार्जेस के केसेस में, मतलब अनलाइक चार्ज के केस में। तो अनलाइक चार्ज के केस में उधर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है इस निगेटिव चार्ज का वो इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम है। अब कम है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसके ज़्यादा करीब होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज अगर समथिंग +Q होता तो इस केस में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ R2 अज्यूम करते हैं और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1। अब वही नेट फोर्स बैलेंस करना है, या फिर आप हमारे पास पिछले ही केस में अगर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला आ चुका था, फार्मूला नहीं मतलब उसका रिजल्ट आया था बेसिकली। तो उसका रिजल्ट ये था कि अगर देखें R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर Q1 अपॉन Q2 आया था। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ये आया था। तो इस रिलेशन का यूज़ करके डायरेक्टली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम एक बार इसका प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका इस रिजल्ट का यूज़ करके देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे अगर देखें इस पॉजिटिव चार्ज पे इस निगेटिव चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, यानी ये हो गया फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू -Q। और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ये दोनों फिक्स्ड है,
तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इस वाले +9q चार्ज के कारण नेट फोर्स अगर देखें तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। दोनों ही सेम नेचर के चार्जेस हैं, यानी दोनों में रिपल्सन होने वाला है। तो ये फोर्स हो गया अपना फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू 9q। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी फोर्स ऑन q ड्यू टू -q इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज। चूँकि यहाँ पे हम लोग साइन तो कंसीडर कर ही लिए हैं, तो साइन कंसीडर करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही तो साइन बताएगा। इस केस में डायरेक्शन अब इधर है, तो इसलिए ये निगेटिव हो जाता तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब लेफ्ट साइड में हो गया, और वो पॉजिटिव फोर्स आता है इसलिए उसका डायरेक्शन राइट साइड में है। तो यहाँ पे साइन कंसीडर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू 9q। इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करने का कंडीशन ये हो गया। अब यहाँ पे लिखे इसके कारण k स्मॉल क्यू इंटू इसका मैग्नीट्यूड -q है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे कैपिटल Q ओवर R1 सॉरी यहाँ पे इसको R2 लिखते हैं और ये R1 हो गया। R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू स्मॉल q इंटू 9q ओवर R1 स्क्वायर। KQ से KQ तो ख़त्म ही हो गया, यानी अपने पास यहाँ पे आया R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q ओवर q। तो q से q भी ख़त्म हो गया, यानी R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी R1 ओवर R2 अगर देखें तो √9 3 होने वाला है, यानी R1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स R2। इक्वेशन 1 अपने पास ये आ चुका है, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर ले। सेकेंड इक्वेशन होगा d प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 के बराबर होने वाला है, R1। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके R1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से R2 डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो अगर R1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 3R2 के बराबर, तो d प्लस R2 इज इक्वल्स टू 3R2, यानी इधर गया तो 2R2 इज इक्वल्स टू d, यानी R2 इज इक्वल्स टू d/2। तो ये जो R2 डिस्टेंस हुआ अपना d/2 आ गया है इस केस में, और R2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो फिर R1 का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट ही। तो R1 का वैल्यू d प्लस d/2, यानी R1 इज इक्वल्स टू 3d/2। तो R1 R2 दोनों ही इस केस में मतलब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली इस एप्लीकेशन का इसका यूज करके कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये तो मतलब एक्सप्लेनेशन इसका हो गया, अब इसका डायरेक्ट ही यूज देख लेते हैं इसका। तो अगर अपने पास से अगर +q चार्ज है, इस +q चार्ज का इस पॉइंट से इस मतलब -q चार्ज से डिस्टेंस R2 है, और इस +9q चार्ज से डिस्टेंस R1 है, तो अगर R1 ओवर R2 देखें तो ये बराबर होगा √Q1 ओवर Q2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर Q2 के। तो Q1 इस केस में देखें R1 Q1 मतलब Q1 से जो डिस्टेंस था वो R1 था, तो Q1 इस केस में +9q होने वाला है, यानी 9q, और Q2 इस केस में -q होने वाला है, यानी इसका मैग्नीट्यूड देखें तो Q के बराबर होगा। तो डायरेक्ट Q से Q ख़त्म हुआ, यानी R1 ओवर R2 यहाँ पे 3 अपना आ गया डायरेक्ट ही, यानी R1 इज इक्वल्स टू 3R2। एक इक्वेशन अपने पास से आया, दूसरा इक्वेशन तो यहाँ पे पहले से अवेलेबल ही है, d प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से भी R2 इज इक्वल्स टू d/2 आएगा और R1 इज इक्वल्स टू 3d/2 आएगा। तो इन दोनों मेथड से ही मतलब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखना होगा, बट याद क्या रखना है, मतलब याद तो आप इसको याद हो ही जाएगा क्वेश्चन करते करते। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका एक और एप्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, मतलब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस केस में मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज वाले का मैग्नीट्यूड कम था, अब पॉजिटिव चार्ज वाले के केस में एक बार देख लेते हैं। मतलब करना वही है, बाकी एक बार आप लोग उससे फैमिलियर हो जाओ इसलिए थोड़ा बता देता हूँ। तो इस केस में अपने पास है एक +4q चार्ज और दूसरा चार्ज यहाँ पे -9q चार्ज है। तो इस केस में अगर देखें तो दोनों अनलाइक चार्ज का केस ही है, यहाँ पे भी अनलाइक चार्ज ही है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज।
अनलाइक चार्ज के केस में होने क्या वाला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस साइड लाई करेगा। तो चूँकि 4q मतलब 4 × q जो है वो इसके मैग्नीट्यूड से कम है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ यहाँ पे लाई करने वाला है। तो अगर इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका r1 अगर डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r2 लेते हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर d है, तो यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं r1/r2 इज इक्वल्स टू √q1/q2 से। तो r1/r2 अगर देखें इज इक्वल्स टू √q1 का वैल्यू 4q ओवर q2 का वैल्यू 9q यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, यानी r1/r2 इज इक्वल्स टू 2/3। एक इक्वेशन यहाँ से अपने पास ये आ गया r1 इज इक्वल्स टू 2/3r2। इक्वेशन एक अपने पास यहाँ से आ गया और दूसरा इक्वेशन है r1 + d, यानी ये r1 + d इज इक्वल्स टू r2। अब इसमें किसी भी एक का वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद अपना r1 r2 दोनों ही पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मतलब ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट था नहीं, बस दो बातें याद रखनी थी। एक कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो लेसर चार्ज के ज़्यादा करीब होगा, और दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी भी मतलब टेस्ट चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ होने वाला है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन दोनों के कारण ही होगा, वो तो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगा नहीं, मतलब टेस्ट चार्ज के कारण नहीं, इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जाते जाते मैं आप लोग के सामने कुछ पेश करना चाहूँगा। देखिए, मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए जो भी हो, और ध्यान से मेहनत वगैरह करते रहिए। तो समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकर से होती है तो तकलीफ़ें, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफ़ें, मगर ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो बचपन में भी जब आप चलना सीख रहे होंगे तो बहुत आप लोग गिरे होंगे। गिरने के बाद मतलब उठते हैं, चलना सीखते हैं हम लोग, धीरे धीरे जो भी हो सीख जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है सीखने का। तो हताश निराश कभी नहीं होना चाहिए और अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए लगन से और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।